हम बात करने वाले हैं इंतहाई ख़तरनाक चीज़ के बारे में, जो कि कितनी ख़तरनाक है हमें इसका अंदाज़ा भी शायद नहीं है। पाकिस्तान डायबिटीज़ के हवाले से नंबर 1 पर पूरी दुनिया में आ चुका है। यानी यहाँ पर हर दूसरा बंदा हम देख रहे हैं शुगर का मर्ज़ जो है वो लिए फिर रहा है। अब ये किस कदर खौफनाक हकीकत है, इससे हम आंखें नहीं चुरा सकते हैं। करना एज सच आपने कोई ये मुश्किल काम नहीं है इस पर काबू पाना। हमारे लाइफस्टाइल इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि आप देखें कि बहुत ही यंग एज में लोग डायबिटीज़ का शिकार होते चले जा रहे हैं। और इसे कहा जाता है कि जी ये तमाम बीमारियों की जड़ है। यानी जिसको शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया, आहिस्ता 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 जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो बहुत सारे मसाइल को जन्म देने लगता है ये मर्ज़। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाना है, कैसे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, चांसेस कौन से होते हैं जो कि डायबिटीज़ के मर्ज़ की तरफ लेके जाते हैं, जिनको हम कम कर सकते हैं, अलामात इसकी क्या हैं। फिर इसके साथ साथ अब जिसको एक दफ़ा ये मर्ज़ लाहक हो गया, पॉसिबल तो नहीं है वो इससे बाहर आए, लेकिन आप इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ताज जमशेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बताइएगा ये जो इतना ग्राफ हाई पहुँच गया कि पाकिस्तान नंबर 1 पर आ गया, क्या रीज़न है इसकी? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ी रीज़न नज़र आ रही है वो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और हमारी जो प्रोफेशंस हैं कुछ इस तरह के होते जा रहे हैं कि जिसमें हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा बनता जा रहा है कि हमने अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसको कम कर दिया है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ने का और मोटापे का चांस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और दूसरे नंबर पे जो हमारा खुराक का जो इम्बैलेंस है कि हमारा जो खुराक के अंदर तवाज़न है वो सही नहीं है। हम अब देखें कि अब यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट होती है और दूसरे नंबर पे ये है कि जैसे फास्ट फूड खाने के साथ साथ रात को ज़्यादा लेट खाना और खा के सो जाना, तो वो ये इस तरह के जो मामलात हैं ये हमारे शुगर के और बीमारी के बढ़ने के सवाल एक ये है कि हर ओबेसिटी वाले बंदे को शुगर के चांसेस ज़्यादा हैं कि उसको होगी? नहीं, ये होगी नहीं, लेकिन ये होता है कि चांसेस ज़रूर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें होता ये है कि जो ये वज़न बढ़ता है, मोटापा आता है, तो हमारी जो अपनी इंसुलिन होती है उसके जो ख़िलाफ़ मुज़ाहमत आना शुरू हो जाती है, हमारे जो जिस्म के ऊपर चर्बी आती है उसकी वजह से। तो ज़ाहिरी बात है कि फिर शुगर होने के इम्कानात हमेशा बढ़ते जाते हैं जो बड़ा ये मोटापा आता है। ठीक हो गया। सो ओबेसिटी एक इसकी रीज़न हो सकती है, एक लाइफस्टाइल, और फिर दूसरा ये जो सहल पसंदी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, क्या ये भी रीजंस में शामिल है? बिल्कुल है। आप देखें कि उसमें अब बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं कि जिसमें हमें अपने जो काम है वो हमारे मोबाइल पे जैसे हो जाते हैं, हमारे ऑनलाइन हो जाते हैं, कि जिसके लिए हमें बाहर पहले जाना पड़ता था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिल जमा कराना है या वैसे किसी को और कोई मिलना है, तो अब सारी बातें मोबाइल के ऊपर हो जाती हैं। हम यानी बैठे बैठे हर काम कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये सहल पसंदी आती जा रही है, जो कि इसकी एक बड़ी रीज़न बनती जा रही है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, हम मूव नहीं करते, और फिर हमारे जो गैजेट्स हैं वो भी हमें इस चीज़ को पुश करते हैं कि हम जो है ना कम से कम चलें या हमें मौका नहीं मिलता इतना चलने का, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमें तंग कर रही हैं। ठीक है, हमने रीज़न से डिस्कस कर ली कि आया क्यों है। अब हमने ये भी सुन रखा है कि ये जेनेटिक भी है। अगर आपके पेरेंट्स में है सो आपको बहुत चांसेस हैं कि शुगर होगी। इसमें कितनी रियलिटी है? बिल्कुल रियलिटी है। जिनके पेरेंट्स के अंदर शुगर होती है उनके अंदर आम लोगों की निस्बत जिनके पेरेंट्स में शुगर नहीं है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं शुगर होने के। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि अपने वो वज़न को प्रॉपर मेंटेन रखें और अपनी खुराक को तवाज़ुन रखें। सही। डॉक्टर साहब, अब ये कहिएगा कि हमने इसके चांसेस को रोकना है, प्रिवेंशन की बात करनी है, सो चांसेस कम कैसे होंगे वो तो हमने लाइफस्टाइल पे बात कर ली। अब कुछ लोगों को जब वो शिकार हो गए डायबिटीज़ का, नहीं समझ आती कि उनको शुगर है भी। कुछ अलामात की तरफ आइएगा, फिर हम आएंगे इसके इलाज की तरफ। देखें, सबसे पहले अलामत की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पे ये एक कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को कहा जाता है जी कि जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा जिन लोगों में आता है या प्यास ज़्यादा लगती है और इसके अलावा भूख ज़्यादा लगती है और उसके खाने के बावजूद वज़न कम होता जाता है, तो ये इसकी बड़ी एक टिपिकल अलामत हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो डायबिटीज़ है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें ये टिपिकल अलामत नहीं भी होती और वो किसी न किसी और वजह से वो अपना टेस्ट शुगर का टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि शुगर का मर्ज़ मौजूद है और ये पहले से चल रहा है। तो बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनमें ये इस तरह की ख़ास अलामत नहीं भी होती, लेकिन शुगर का मर्ज़ अंदर चल रहा होता है।
इसीलिए तो इसको खामोश बीमारी या खामोश कातिल भी कहा जाता है कि ये हो जाती है लेकिन इतनी अलामत नहीं होती, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं चल रहा होता है कि अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपने कभी ना चेक की, ना आपको पता कि आपकी शुगर का लेवल क्या है, ना आपने कभी ध्यान दिया, सो ये आगे किन किन बीमारियों को जन्म दे सकती है? देखें, इसको समझना बड़ा आसान है कि देखें, शुगर हमारे ब्लड के अंदर होती है और ब्लड हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचता है। हमारे यानी सर से लेके पाँव तक, हमारे दाएं हाथ से बाएं हाथ तक, हमारी जिल्द से लेके तो अंदर जितने अज़ा हैं वहाँ तक पहुँचता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये शुगर ज़्यादा रहेगी तो ये खून की बारीक नालियाँ जहाँ जहाँ मौजूद हैं जिस्म में किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती हैं। और उसमें हमारे जो ज़्यादा जो ख़तरनाक जो अहम अज़ा हैं, ख़ास तौर पे जैसे दिल है, गुर्दे हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे पाँव हैं और दिमाग है, तो इनके ऊपर जब असरात आते हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं। तो जो बेसिकली इसकी जो पेचीदगियों का अगर हम बात करें तो ये किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है, लेकिन ये अहम अज़ा हैं, अगर ये मुतासर होते हैं तो ज़िंदगी को भी ख़तरा रहता है और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी वो मुतासर करती है। आप देखें कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं, अदरवाइज़ कितने बड़े मसाइल जो हैं वो हो जाते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब इसका इलाज क्या है? हमने डायबिटीज़ का शिकार जो लोग हैं, डिफरेंट कैटेगरीज उनमें होंगी, कुछ लोग इंसुलिन पे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम नॉर्मल रहती है, कभी कभी शुगर ज़्यादा होती है। सो किस तरह से मॉनिटर करना है, किस तरह से एहतियात करनी है? देखें, उसमें सबसे पहले जो हम इलाज के बारे में, जिनको शुगर हो गई, उसमें दो चीज़ें जो मरीज़ के अपने हाथ में होती हैं। सबसे पहले तो ख़ुराक का परहेज़ है कि हमें ये बताना पड़ता है कि वो तमाम चीज़ें ख़ुराक में कि जो चीनी, शक्कर या गुड़ से बनी होती हैं या जिनमें ये शामिल होती हैं, उनको अपनी ख़ुराक से निकालें। एक हेल्दी जैसे सब्ज़ी और सलाद और इसी तरह फ्रेश फ्रूट्स हैं उनकी तरफ आएँ और अपनी ख़ुराक को यानी मुतवाज़न करें। और दूसरे नंबर पे होता है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी। आप 24 घंटे के अंदर आपको आधे घंटे से 1 घंटा अपने लिए निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम उनको गाइड तो करते हैं और ये मरीज़ ने खुद से करना है। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं, कुछ मार्केट में ऐसे वो हकीमों की जानिब से पाउडर मिलते हैं, कुछ कहा जाता है सोशल मीडिया पर करेले का पानी पीने से शुगर कंट्रोल रहती है। सो अगर आप मेडिसिन से हटकर इन चीज़ों की तरफ आते हैं तो मुझे बताइएगा, क्या वाकई शुगर कंट्रोल में हेल्प करती हैं चीज़ें? देखें, उसमें जहाँ तक हकीम की मेडिसिन का ताल्लुक है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। और उसमें भी ये देखा गया कि बहुत सारी ऐसी उसमें अद्वियात शामिल होती हैं जो हमारी यानी ये एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, वो क्रश करके उसमें शामिल की होती हैं। इसी तरह जो ये करेले का पानी की आपने बात की, इसके ऊपर भी रिसर्च है कि ये बेहतर तो करता है, लेकिन ये होता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर जाके इसका असर जो है ना वो होता है। तो वो जो है वो बजाय कि वो फ़ायदा देने के वो नुकसानात की तरफ भी जाता है। तो बेहतर जो इलाज है वो यही है कि जिसमें हम मेडिसिन मरीज़ की तशख़ीस के मुताबिक उसकी जो शुगर की जो नौइयत है और उसके अलावा उसका जो मरला है कि किस स्टेज पे है शुगर के मामलात, ये उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता है। आपने स्टेज की बात की, तो कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं? देखें, उसमें जो कुछ तो मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो शुरू की हालत में आते हैं कि जिनमें अभी शुगर का मर्ज़ जो है वो ज़ाहिर हुआ है और उनकी शुगर की वैल्यूज़ ब्लड के अंदर ज़्यादा तो रह रही हैं, लेकिन अभी उनका जिस्म जो है वो बचा हुआ है और उसके ऊपर कोई पेचीदगियाँ नहीं हैं, शुगर के असरात नहीं हैं। ये वो बड़े एक अहम मरीज़ होते हैं कि जिनको गाइड करना, जिनको बताना कि आप अगर अच्छे तरीके से शुगर को परहेज़, वॉक और दवाइयों के साथ अपना अच्छा रखते हैं तो आने वाले वक्त में इसकी जो पेचीदगियाँ हैं उससे हम बचते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो पहले ही पेचीदगियाँ जिनमें हो चुकी होती हैं, तो इनमें भी ज़ाहिरी बात है कि मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है कि शुगर को कंट्रोल करना है, लेकिन जो इससे मुतासर हो चुके हैं, कोशिश ये होती है कि हम इस तरह इलाज करें कि उनकी जो मज़ीद आगे पेचीदगी बढ़ने का जो अमल है उसको हम स्लो कर सकें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अथर साहब मौजूद हैं लाहौर से। जी अथर साहब, कहिए क्या पूछेंगे आप डॉक्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, पूछिए। पहले तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं ये देख रहा था बैठ के। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि क्या इंडिकेशंस हैं जिससे पता चले 40 प्लस कोई भी बंदा है, जो मेरी एज है 40 प्लस है, तो वो क्या इंडिकेशन है जो अलार्मिंग होंगे इस मामले में? क्या आपको जो है डायबिटिक है आप? ठीक है, इनिशियल जो इसके इंडिकेशंस होंगे। ठीक है, थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई बात। इंडिकेशंस क्या होंगी इनिशियली कि आप डायबिटीज़ का शिकार है, ये पूछना चाह रहे हैं? देखिए, उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि एक तो एज का है आपका कि अब आप ये कहा जाता है कि हाँ अब तो 30 प्लस ही है एज, तो आपको वक्तन फ़क्तन शुगर अपनी चेक करती रहनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि आपको अगर जैसे मैंने अलामत पहले भी ज़ाहिर की हैं
बताया है उसमें कि जैसे पेशाब ज़्यादा आता है या वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं कि जिनको जैसे कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट का एहसास ज़्यादा होता है, टांगों में दर्दें होती हैं, जैसे कि रात के टाइम पे ख़ास तौर पे क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है, और अक्सर थकावट का शिकार रहते हैं। तो ये वो कुछ अलामत ऐसी हैं कि जो ये ज़ाहिर करते हैं कि हो सकता है शुगर की बीमारी जो है वो स्टार्ट हो गई हो। तो ऐसे लोगों को शुगर चेक करा लेनी चाहिए अपनी। सही। सो ये इंडिकेशंस हैं जिनको आपने देखना है। अच्छा जी, अब हमने डिफरेंट स्टेजेस की हम बात कर रहे थे जिस पे आपने रोशनी डाली। अब मुझे ये बता दीजिएगा कौन से मरीज़ ऐसे हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है और उसको बैलेंस करना कितना ज़रूरी है कि अगर आप एक दफ़ा इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको उसको भी बैलेंस करना है, डॉक्टर से राब्ते में रहना है, या एक दफ़ा बस आप लगाना शुरू हो गए तो ज़रूरत नहीं? देखें, सबसे पहले जो एक बात करूँगा जो आपने आखिर में कही कि डॉक्टर के साथ अपने राब्ते में रहना सबसे अहम है। ठीक है। क्योंकि आपके जो इलाज है ये ज़िंदगी के साथ चलता है और आपको वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में, इसकी जो खुराक है, इंसुलिन है या दवाई है, उसको थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना होता है, पहली बात। दूसरी जो आपने पूछा कि इसकी जो इंसुलिन कब इस्तेमाल करनी, उसमें मैं बात करूँगा कि जो एक तो वो मरीज़ हैं जो कि 10 में से एक मरीज़ ऐसा होता है जो टाइप 1 डायबिटीज़ का होता है। ये तो वो होते हैं डायरेक्ट कि जिनकी इंसुलिन तो बनना बिल्कुल बंद हो जाए तो वो डायरेक्ट इंसुलिन पे जाएंगे। लेकिन जो 90% जो लोग हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, उनमें ये होता है कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जब उनका लबलबा अपना काम आहिस्ता आहिस्ता इतना नीचे चला जाता है कि अब वो इंसुलिन नहीं बना पाता, तो ये वो एक स्टेज होती है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि आप क्योंकि अपनी जिस्म की इंसुलिन नहीं बन पा रही तो हम टैबलेट चाहे जितनी मर्ज़ी लेंगे तो वो आपके लबलबे को वो सपोर्ट नहीं कर पा रही, वहाँ से इंसुलिन नहीं निकल रही और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपको इंसुलिन पे जाना है। फिर बिला वजह का वेट करना कि जी हम ये दवाई खा लें, वो खा लें और हम अपनी दवाइयों के साथ, टैबलेट्स के साथ रह के तो हम ठीक रह सकेंगे, तो ये मुनासिब नहीं होता। तो ये, और हमें कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं कि जब हम दे रहे होते हैं मरीज़ों को तो वो हमें एक इंडिकेट कर रही होती हैं कि अब ये स्टेज आ रही है कि अब हमने इंसुलिन, जैसे सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स हम ख़ास तौर पे कहते हैं, तो वो ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि अब लबलबे के रिजर्व्स कितने हैं। सही। तो जब अंदाज़ा होता है कि अब ये इतने रिजर्व्स नहीं हैं तो हमें मरीज़ को हमें बताना पड़ता है और हमें इंसुलिन पे शिफ्ट करना चाहिए। और ज़ाहिर बात है कि इंसुलिन के जो मरीज़ होते हैं उसको वक्तन फ़वक्तन मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो वो अपने डॉक्टर के राब्ते के साथ अपनी जो शुगर का कंट्रोल है उसके मुताबिक डॉक्टर उनको गाइड करते हैं कि आपने शुगर कितनी दफ़ा चेक करनी है और उसका कैसे रिकॉर्ड बनाना है और उसको कैसे फिर आगे इंसुलिन को एडजस्ट करना है। ठीक है, देखने वालों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? देखें, देखने वालों के मैसेज सिर्फ एक ही है कि अपनी ज़िंदगी को अहमियत दें और अपनी जो खुराक है उसके अंदर तवाज़न लेके आएँ, सेहतमंद खुराक को लें और अपनी 24 घंटे जो आपके एक दिन के अंदर हैं कम से कम 1 घंटा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालें। और ख़ास तौर पे जो मेरा मैसेज है वो यंग जनरेशन के लिए, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के लोग हैं, कि ये वो हैं कि जिनको अभी से इसके ऊपर एहतियात करने की ज़रूरत है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को एक आदत बनाएं ताकि हम इसकी प्रिवेंशन, इसको शुगर के होने के इम्कानात को हम कम कर सकें और जितने इम्कानात कम होंगे आप सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।